आदाब नाज़रीन, मैं अयाज़ मुगल और आप देख रहे हैं कांगड़ी.com पर द स्टेट टॉक। राजौरी और पुंछ बिलखुसूस और पूरी रियासत के कई इलाकों से कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जहां पर लोगों को जो है उनके स्टेट लैंड जिस पर उनको मालकाना हक जो है वो मिला हुआ है उन पर एविक्शन नोटिस जारी हो रहे हैं। अब इनके पीछे जो है वो कई ऐसी जो है वो बातें भी आ रही हैं कि उनको उनके मालकाना हक यानी सरकार की तरफ से मिलने के बावजूद इस तरह के कुछ कलेक्टर्स और रेवेन्यू ऑफिसर की तरफ से कुछ इस तरह के नोटिस आते हैं। ये कहीं ना कहीं गैर कानूनी भी हैं और कहीं ना कहीं उनको जो है वो बेदखल करने का जो ये सिलसिला शुरू है, ये कहीं ना कहीं उनके हक तलफी भी करता है। कई ऐसे सवाल उठते हैं, उनको हम कानून की रोशनी में हम देखना चाहेंगे और क्या क्या इसके सिलसिलावार क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो तारीख में हुई हैं, उनके ऊपर एक एक करके बात करेंगे। आज हमारे साथ जुड़े हैं MR कुरैशी साहब, फॉर्मर FLC भी हैं और एडवोकेट भी हैं हाई कोर्ट में, और ख़ासकर इस तरह के मुद्दों पर ये जो है वो बड़ी पैनी नज़र भी रखते हैं और कई ऐसी जो हैं वो उन्होंने पिटिशन्स भी करके रखी हैं। मैं इन्हीं से बात करेंगे। आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि जिस तरह से हमने राजौरी पुंछ में, खासकर वैसे तो स्टेट पूरी में ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन राजौरी पुंछ से बहुत ज़्यादा जो है खबरें आ रही हैं कि उनको एविक्शन के नोटिस हैं वो बार बार जारी हो रहे हैं। लेकिन कहने का ये भी कहा जाता है एक तरफ के कि उनके राइट्स बनते थे, उनको राइट्स को जो है वो सेट असाइड करके जो है वो उनको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। आप क्या लगता है कि जो प्रोफेसर एस के भल्ला वर्सेस जो स्टेट का जो डिसीजन था और जो रोशनी एक्ट था, ये क्या इसका इतलाक जो है इस पर होता है या इससे हटकर जो है वो इसे साइड पर रखकर कुछ ये कार्रवाई की जा रही है? यार सब शुक्रिया आपका और आपके इस चैनल का भी, कांगड़ी.com का भी, कि आपने एक बर्निंग टॉपिक पर बात करने के लिए मुझे यहाँ मदऊ किया है और आप यहाँ आए भी हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त जम्मू एंड कश्मीर में ट्रांसपेरेंसी के नाम पर बहुत सारे इलीगल काम किए जा रहे हैं। जी, देखिए, एक टैरनी जैसी इस वक्त जम्मू एंड कश्मीर में है, लॉलेसनेस है, ला कानूनियत है जी, टैरनी जैसी इस वक्त मैं कहता हूँ कि अगर आप इस बात को देखें कि रूल ऑफ लॉ जी, से सरकारें चलती हैं और यहाँ ये चल रहा है कि रूल बाय लॉ, रूल बाय लॉ। इसमें बड़ा डिफरेंस है। ठीक। आप जुडिशरी को या जुडिशल प्रोनाउंसमेंट को एक आड़ लेकर उसकी आड़ में छुप करके आईनी हकूक और जो कानूनी उनको हकूक मिले हुए थे ठीक। उसकी आड़ में बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं जो कानून के ख़िलाफ़ भी हैं। ठीक। आप में क्या है ना कि रूल ऑफ लॉ एंड रूल बाय लॉ। रूल ऑफ लॉ के तहत ये है कि स्टैचू बुक जो कहती है आपको उसके मुताबिक करना होता है एग्जीक्यूटिव को। ठीक। यहाँ ये चल रहा है कि नहीं जनाब, हमने जो ऊपर से आर्डर आ गया उसको देखे बगैर, सुने बगैर, समझे बगैर हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे डिप्टी कमिश्नर्स, तहसीलदार्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स लोगों को नोटिस इशू कर रहे हैं एविक्शंस के। ठीक। किसकी आड़ में? प्रोफेसर एस के भल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक। प्रोफेसर एस के भल्ला की हिस्ट्री में जाने की ज़रूरत नहीं, जजमेंट में जाने की ज़रूरत नहीं। जब वो रिपील हो गया था उससे पहले ही एक डेड लॉ को हाई कोर्ट ने इंटरप्रेट किया और उसको जो सेविंग क्लास थे उस पर बेस करके तो एक इंटरप्रिटेशन करके तो उसको सेटिसाइड किया। ठीक है। वो सेविंग क्लास थे कि भाई अगर कोई किसी को हुकूक मिले तो उनको सेव किया गया था, लेकिन रोशनी एक्ट जो था, वेस्टिंग ऑफ ओनरशिप राइट्स जो थे स्टेट लैंड पर, वो रिपील हो गया था। ठीक है। अब मैं ये नहीं कहना चाहता कि रोशनी के तहत खालिस्तान ये काम हो रहा है, उसकी आड़ में आप उन अराजीजात पर भी आप मदाखलत कर रहे हो जिनमें सेटल्ड लॉ के तहत हकूक मिले हुए थे। स्टेट लैंड खाली रोशनी के तहत नहीं दी जा रही थी, ये तो 2001 का जो इनेक्टमेंट थी, लॉ थी, एक्ट बना था,
2001 से पहले यहाँ स्टेट लैंड जो है वो वेस्ट की गई LB6C के तहत 1958 के ऑर्डर के तहत। ठीक। उसमें टेनेंट एट विल जो लोग 1956, 57, 58 के में रेवेन्यू रिकॉर्ड में काबज थे स्टेट लैंड पर, उनको टेनेंट एट विल का राइट दिया गया। ठीक है। और फिर 1966 में S432 ऑर्डर निकाला गया गवर्नमेंट ने। ठीक। और उसके तहत भी लोगों को मालकाना हकूक दिए गए। ठीक। मैं ये कहना चाहता हूँ बड़े वसूख से, बहुत सारे लोग यहाँ आए भी, हमने पिटीशनें भी की हैं, बहुत सारे लोग आ नहीं रहे हैं, डर रहे हुए हैं कि जिन लोगों को ये हकूक मिले हुए हैं वो हकूक उनको कानूनी जवाजियत देते हैं उस ज़मीन को, मालकाना हकूक भी और टेनेंट एट विल का। इसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी क्या जो है वो स्टैंड है रोशनी एक्ट को लेकर के? देखिए, मैं आपको ये पहले इसकी एक बात बता दूं, ये जो LB6 उसकी, तो उसमें फिर रोशनी एक्ट के बारे में भी स्टैंड बताऊंगा। जो मैं बताना जा रहा था वो ये था कि उसको मालकाना, उसके हकूक जो हैं वो खारिज नहीं हो जाते। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने 1989 में एक बैन लगाया कि फर्दर नहीं इसकी म्यूटेशन होगी LB6 और S432 की। ठीक है। वो मामला हाई कोर्ट तक आया, केवल कृष्ण वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने LPA नंबर 8 ऑफ 2000 में फैसला सुनाया। ठीक है। अप्रैल 2004 में। ठीक है। और वो केवल कृष्ण का जो फैसला है वो, उसको अगर पढ़ लेंगे, ये मेरे पास कापी उसकी मौजूद है, इसके बाद अगर आप लेना चाहेंगे मैं वो कापी भी आपको प्रोवाइड करूंगा। उसमें उन्होंने कहा, डिवीजन बेंच ने, कि टेनेंट एट विल और जो ऑनरशिप प्रॉपर्टी राइट्स हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं कि म्यूटेशन ही की जाए। ये अगर वो लवाजमात पूरे करते हैं कंडीशंस की उस आर्डर के तहत की, इट शैल बी डीम्ड। ठीक है। अब टेनेंट एट विल और अगर प्रॉपर्टी राइट्स देने के डीम्ड राइट हैं, तो हाई कोर्ट ने कहा वो जजमेंट फाइनल हो गई। ठीक है। ये आई 2004 में। ठीक है। 2007 में गवर्नमेंट खूब आर्डर निकालती है कि जितने ये बच गए हैं, अगर LB6 और S432 को, इसको कंप्लीट करो। 2007 का आर्डर है गवर्नमेंट का, वो भी मेरे पास काफी मौजूद है। ठीक है। रोशनी एक्ट आता है 2001 में। लोगों ने बिलीव ये कर लिया कि ये लेजिस्लेशन जो है ये कॉम्पिटेंट होके आई, लोगों को तो बिलीव यही था। तो इन्होंने क्या किया कि उन स्टेट लैंड पर बजाय LB6 S432 करने जो बच गई थी, 2007 में उनको राइट दिया गया था। ठीक है। लेकिन 2004 में से ऑनवर्ड उन्होंने क्या किया कि LB6 और S432 के बजाय उन्होंने रोशनी एक्ट प्रेफर की। रोशनी एक्ट में जो बहुत सारे पैसे लोगों ने जमा कराए, अब वो सेटिस्फाइड हो गया जी, गवर्नमेंट ने रिपील भी कर लिया जी, कंप्यूटर ठीक है जी, मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया और यहाँ हाई कोर्ट में रिव्यू भी एक पेंडिंग है। ठीक है। हाई कोर्ट में रिव्यू स्टेट ने किया, गवर्नमेंट ने किया, चीफ सेक्रेटरी के जरिए आया हुआ है, उसमें स्टैंड लिया हुआ एडवोकेट जनरल साहब ने यहाँ, और बहस भी इसमें हो चुकी हुई है कि भाई जो छोटे छोटे डिवेलपर्स हैं, जो जिनके पास थोड़ी थोड़ी ज़मीन है, 2-2, 4-4 कनाल, ठीक है, उनको नहीं छेड़ा जाएगा, उनके लिए एक पॉलिसी बनाई जाएगी। ठीक। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई उसमें जो कुछ लोग गए, उन्होंने कोई लीज आउट राइट थे, उन्होंने कहा कि जनाब हम तो ये राइट, जिस तरह हमें रूरल एरिया में LB6 और S432 का राइट है और डिवीज़न बेंच की जजमेंट है, डिवीज़न बेंच की जजमेंट के बाद 2007 में गवर्नमेंट ने खुद कहा कि भाई ये इसकी म्यूटेशन हो सकती है, इसके हकूक दिए जा सकते हैं लोगों को। तो उसी तरीके से जो लीज आउट राइट थे या LB7 के तहत रूरल एरिया में था, तो वो लोग गए सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई हमारे हकूक थे, हमने उन हकूक को छोड़कर इधर हमने लिया। सिमिलर रिट पिटीशन हुई कश्मीर विंग में हाई कोर्ट में, इस रोशनी एक्ट और SK बल्ला जजमेंट के बाद उन्होंने वहाँ क्लैरिफिकेशन की हुई है, जजमेंट आई हुई है कि भाई ये इसका इतलाक इन जो पहले राइट हैं वेस्ट हो गए उनके तहत होता नहीं। मैं ये वसूख से कहना चाहता हूँ आवाम को भी, और आपने ये डिप्टी कमिश्नर, कलेक्टर, जितने भी ये लोग इलीगल काम कर रहे हैं, सो मोटो देखिए, सो मोटो किसी भी म्यूटेशन को सेट असाइड करने का अख्तियार ना तो डिप्टी कमिश्नर के पास है, ना एडिशनल DC के पास है, ना तहसीलदार के पास है, ना किसी और दूसरी अथॉरिटी के पास है, एक्सेप्ट मा सवाए फाइनेंशियल कमिश्नर या अग्रेरियन फार्म का कमिश्नर जो
उसके पास है। सो मोटो तो उनके पास है पावर। आप डिप्टी कमिश्नर सो मोटो, अगर ये हमारे जो रजौरी पुंछ में नीम हकीम खतरा जान जो लोग बैठ के ये सो मोटो कागज आता है बगैर किसी अपील के, बगैर किसी रिवीजन के, रिवीजन की भी इख्तियार उनको भी नहीं है, सो मोटो भी उनके पास इख्तियार नहीं। वो क्या करते हैं कि भाई अपील बगैर सुने, बगैर नोटिस दिए वो खारिज करते हैं, लोगों को पता ही नहीं। और उनके इंतकालात जो हैं वो LB6 और S432 के किसकी आड़ में, रोशनी एक्ट के आड़ में और SK बल्ला की जजमेंट की आड़ में। देखिए वही डिवीजन बेंच की जजमेंट है SK बल्ला साहब की, वही डिवीजन बेंच की जजमेंट है किसकी, LB6 S432 पर जो मैंने केवल कृष्ण की बताई, वो इससे पहले है। तो अगर उस दोनों जजमेंट कंकरेंट फाइंडिंग है इस इशू पर, तो अभी फैसला आ जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट से होके, या जो रिव्यू यहां डिसाइड होने उनके ऊपर भी आ जाना चाहिए। और ये जो वेस्टेड राइट है वो अभी जो वो अटेंड फाइनलिटी हो गई, जो केवल कृष्ण की जजमेंट है उसके खिलाफ कोई सुप्रीम कोर्ट गया नहीं, ना उसको किसी ने छेड़ा। अब ये दो तरह के कानून को अमल उस जजमेंट को कोई लागू नहीं करते, और SK बल्ला की बुनियाद बना के, आड़ बना के, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट को आड़ मान के, कोर्ट ने तो ये नहीं कहा कि भाई इनको फटाफट अब भाई पैसा आपने जिन लोगों से लिया हुआ है, छोटे छोटे डिवेलर्स हैं, आप बड़ी बड़ी बिग फिशेस को जो जिनका वहां बड़ी कीमत है, ये भी तो एग्रीकल्चर लैंड के लिए अब जाए। और ये खालिस्तान LB6 S432 सिर्फ यहाँ के जम्मू एंड कश्मीर के बाशिंदे के या उस वक्त के यहाँ रहने वाले के लोगों को नहीं होता, जो रिफ्यूजी पार से आए उनको भी तो दिया गया है 394C के तहत। 354C के तहत स्टेट लैंड लाखों कनाल उनको दी गई है। तो ये कोई पहला वाक़ा नहीं है कि स्टेट लैंड जो है वो लोगों को उसको प्रॉपर्टी राइट, टेनेंट विल या उनको मालकाना हकूक दिए गए हों। ये जो रिफ्यूजी आए हम उनके ये नहीं कहते उनको शेर, लेकिन अच्छा किया गवर्नमेंट ने, फैसला लिया, उनको दिया है, तो जो बाकी ये बच रहे हैं तो उनको भी तो उसी कानून के तहत देना चाहिए। बिल्कुल, हमारा ये कहना है कि अगर आप एक स्टैंड ले रहे हो कि भाई ये स्टेट की लैंड जो है, आप देखिए ना इन एंड अराउंड 73 में एक ऑर्डर आता है गवर्नमेंट की तरफ से, इन एंड अराउंड जम्मू सिटी एंड कश्मीर श्रीनगर सिटी में जो भी वैकेंट नजूर लैंड है वो वेस्ट हो जाएगी डेवलपमेंट एजेंसीज को, जम्मू JDA डेवलपमेंट को और श्रीनगर डेवलपमेंट को। वो होनी थी नजूर लैंड, वो भी वैकेंट। यहां तो बहुत सारी कॉलोनियां बन गई जो फॉरेस्ट की थी, ये तो नजूर लैंड थे ही नहीं। रूपनगर पूरे का पूरा 2300 कनाल 1980 में फॉरेस्ट लैंड से ट्रांसफर हुई वो जमीन, वो तो नजूर लैंड नहीं थी। हमारा हाई कोर्ट जो है ये फॉरेस्ट लैंड पर है। बहुत सारी और जगह, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, और जो एजेंसी ने बहुत सारी जगह जो कॉलोनियां वो रेगुलाइज भी होगी। जम्मू पूरे का पूरा खड स्टेट लैंड और इसी तरीके की जमीन है। मैं नहीं कहता कि गवर्नमेंट ना करे, लेकिन गवर्नमेंट सिलेक्टिवली और जो वेस्टेड राइट हैं उनको सुने बगैर, उनको नोटिस दिए, उनको ये कह के बगैर के भाई आपकी म्यूटेशन जो है वो सेट कर दी, लेकिन एविक्शन डायरेक्ट आ रही है जिनकी मालकाना हुकूक मिले हुए हैं। इवन रजौरी पुंछ में फॉरेस्ट राइट के भी उनके 395C के तहत मिले हुए हैं। वो ऑर्डर आज भी इन्फोर्स्ड है, या तो वो ऑर्डर रिपील हो गया हो। जब LB6C रिपील नहीं है, S432 रिपील नहीं है, वो फॉरेस्ट राइट एक्ट जो उसको रिपील नहीं है। अब जब फॉरेस्ट राइट एक्ट अप्लीकेबल हो गया है, तो आप एक तरफ कहती हो कि हमने जी शेड्यूल ट्राइब और बाकी लोगों को फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत ज़मीनों के राइट देने हैं, दूसरी तरफ आप उनकी म्यूटेशन सो मोटो, ये जो म्यूटेशन पहले आप सो मोटो डिप्टी कमिश्नर्स, एडिशनल DCs और ये लोग जो उसको सेटिसाइड कर रहे हैं बगैर मौका दिए, बगैर सुने, ये किस कानून में? ये तो मैं समझता हूं कि ये लॉलेस नहीं, यहां तो बाबा आदम ही निराला होता जा रहा है 5 अगस्त 2019 के बाद। अच्छा, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि आवाम जो है वो थोड़ी सी अनअवेयर है, वो भी कानून का जो है वो दरवाज़ा खटखटाने में कहीं हिचकिचा रही है, या ऐसा कुछ लगता है आपको? देखिए जी, बहुत सारे लोगों को अपने हकूक का पता नहीं, गरीब लोग हैं,
उन लोगों को पता है कि जो पटवारी के वही सच है, जो गार्ड के है वही सच है, यहाँ तक की उनकी वसात होती है, या VLW जो के वहाँ तक की होती है। गाँव की मैं टेंडेंसी को जानता हूँ, लेकिन जो लोग जानते हैं इस बात को वो खामोश हैं। या तो वो खुद फंसे हुए हैं, उनकी अपनी ज़मीनें हैं, तो या फिर वो बोलना नहीं चाहते। मैं आपको बताऊं, डरने की बात नहीं, गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने की बात नहीं। गवर्नमेंट रन बाय डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी चलती है रूल ऑफ लॉ से, नॉट रूल बाय लॉ। रूल ऑफ लॉ का प्रवेल होना चाहना जरूरी है। रूल ऑफ लॉ में यह है कि आप किसी को बगैर सुने, उनके हकूक की पासदारी किए बगैर, आप उनको मौका दिए बगैर आप कैसे सो मोटो इधर से अरेस्टोक्रेट तौर पर आप अपना ऑर्डर निकालोगे डिक्टेटरशिप की तरह। सो मोटो आप बुलाओगे अपना रिकॉर्ड रेवेन्यू का, तो उसमें ऑर्डर कर दोगे कि हाँ जनाब मैंने ये ऑर्डर पास कर दिया। यहाँ डिप्टी कमिश्नर पुंछ राजौरी की वो सारे ऑर्डर यहाँ आए हैं जिसमें उसने नोटिस तक नहीं दिया। सिंपल रिकॉर्ड बुलाया, अब पटवारी से रिकॉर्ड मंगाया, तहसीलदार से मंगाया और ऑर्डर कर दिया कि जनाब ये लैंड जो है स्टेट लैंड है। ये नहीं देखा कि भाई इसको LB6 है, S432 है या दूसरे उसको हुकूक मिले हुए। लेकिन ये मैं समझता हूँ इससे लॉलेसनेस बढ़ रही है, लोगों को आगे आना चाहिए, बात करनी चाहिए। एक चीज़ जैसे आपने खुद भी ये कहा कि जो कलेक्टर है और रेवेन्यू ऑफिसर है वो कॉम्पिटेंट नहीं है जो है वो सू मोटो इसमें एक्शन जो है वो लेने के लिए। तो अगर जो एक्शन ले लिए हैं तो क्या लगता है कि कानून की रोशनी में उनके खिलाफ कोई, देखिए अगर कोर्ट ऑफ लॉ में वो चैलेंज हो जाएंगे ये एक्शंस, तो कोर्ट तो इसको नहीं मानेगा। कोर्ट तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को बड़ी अहमियत देता है। भाई सुने बगैर आप कैसे करेंगे? आधे तबके को आप रिटेन करें और गरीब गुरबा को आप उसकी मोटेशन सो मोटो सेटिसाइड करके लोगों को तंग करने की खातर, करप्शन को बढ़ाने की खातर, आप लोगों में अफरा तफरी और डर पैदा करने के लिए आप ये कहते हैं कि जनाब इनको नोटिस दे दो एविक्शन का डायरेक्टली, और बगैर उसके हकूक को देखे कि भाई अगर LB6 1958 का ऑर्डर है, उसके तहत ज़मीन मिली हुई है उसको। अगर S432 1966 का ऑर्डर है, उसके तहत अगर नहीं भी म्यूटेशन है, जो मैं सुप्रीम आपने हाई कोर्ट के ऑर्डर जजमेंट की बात कर रहा हूँ, डिवीजन बेंच की, केवल करेक्शन, मेरे वो डिप्टी कमिश्नर इस ऑर्डर को या रेवेन्यू ऑफिसर इस जजमेंट को बुला के देखें। केवल करेक्शन वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 2004 की जजमेंट है, रिपोर्टेड जजमेंट है, वो फाइनल हो गई है। उसमें उन्होंने कहा कि भाई ये जरूरी नहीं कि किसी का अगर हक बनता है 1958 से, तो वो जरूरी नहीं कि उसकी म्यूटेशन की जाए। उसमें भी यही सवाल आया था, म्यूटेशन नहीं हुई थी तो वो सिंगल बेंच के पास गए, उन्होंने कहा नहीं जी म्यूटेशन होनी जरूरी है, ये बैन लग गया। तो ऑनरेबल डिवीजन बेंच ने कहा नो, इनकी अगर ये लवाजमात पूरी करते हैं 1958 के उस ऑर्डर के तहत LB6 के, तो ये डीम्ड है। पहले इनको डीम्ड टेनेंट विल समझा जाएगा और फिर इनको प्रोप्राइटरी राइट S432 के तहत दिए जाएंगे। वो जजमेंट अभी फाइनल है, फाइनलिटी अटेंड कर चुकी, उसको तो चैलेंज नहीं किया, स्टेट वाज पार्टी। और आप अगर एक डिवीजन बेंच की जजमेंट को मान रहे हो एसके बल्ला की और दूसरी जजमेंट को नहीं, वो तो देखिए ना, उसमें भी एसके बल्ला में भी यहां जो स्टेट ने कहा हुआ कि हम छोटे छोटे ड्वेलर्स की रिव्यू की हुई है, और आपने वो छोटे छोटे ड्वेलर्स को आइडेंटिफाई किया नहीं। लोगों के पैसे अभी इनकी ट्रेजरी में वो वापस नहीं हुए। तो आप उस रोशनी एक्ट की कानून को या लॉ को या जजमेंट को लागू करके उसकी आड़ में LB6 और S432 और दूसरे जो राइट्स हैं, फॉरेस्ट राइट के भी उनके लोगों के राइट वेस्ट हैं, उनको आप नुकसान पहुंचा रहे हो। आपके कहने मतलब दो ये चीजें अलग हैं, बिल्कुल अलग अलग है। रोशनी एक्ट एक अलग चीज थी और इसके बिल्ला का जो फाइनल जो डिसीजन जो जजमेंट थी उनके उस केस में, तो वो एक अलग चीज है। और जो पहली वाली थी जो केवल क्रिएशन की, वो अलग है टोटली। तो ये दोनों को जो है वो उसको सेट असाइड किया जा रहा है, और रोशनी एक्ट वाला जो है, देखिए अंडर द गार्ब ऑफ एसके बल्ला यहां पर सो मोटो इन्होंने वो बुलाए, उसका लिखा करार हुक्म जनाब सो हाई कोर्ट, और जो भी स्टेट लैंड पर जो राइट अगर किसी को मिले हुए थे किसी दूसरी लॉ के तहत भी, मैटर सब्जुडिस भी अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, मैटर सब्जुडिस है रिव्यू में, अब यहाँ ऑनरेबल हाई कोर्ट, तो मतलब उनको सारा को साइड उस केवल क्रिएशन जजमेंट को नहीं देखते, वो भी डिवीजन बेंच की जजमेंट है। दोनों की पावर एक जैसी है। जब तक वो जजमेंट सेट साइड ना हो, जब तक वो जजमेंट क्या कहे ना कि भाई ये लागू नहीं होती, जिस तरह से राइट दिए गए, रिफ्यूजियों को राइट दिए गए, लाखों कनाल जमीन उनको दी गई है, अच्छा है, दी है, लोगों के लिए, नेशन स्टेट्स के लिए। तो आप एक तबके को फायदा देने के लिए आपने स्टेट लैंड दे दी, दूसरे तबके के लोगों को जो उनका राइट बनता था
भाई छोटी छोटी जमीन थी, तो एक ही कानून के तहत में एक कम्युनिटी को दी गई और उसी को दूसरी वाले को जो है वो नेचर ऑफ लैंड एक है, ठीक है, स्टेट लैंड है, उसको दिया गया 354C के तहत, 1958 वो भी आता है, ठीक है, जो उसके बाद भी आर्डर आए। लेकिन ये जो LB6 है इनका अपना पैरामीटर्स है, ठीक है, ये भी 1958 में आया, और S432 भी आता है 1966 में, इसका भी पैरामीटर दूसरे जो 58 में जमीन को कास्ट कर रहे थे स्टेट लैंड को, उनको कहा कि इनको प्रोप्राइटी मालकाना हुकूक मिल जाएंगे, दिएगी। बहुत सारी जमीन को आपने ज़रिए इस्लाह के तहत भी दिए, लैंड रिफॉर्म जो लैंड रिफॉर्म एक्ट है उसके तहत भी तो दिए आपने, राइट। जो स्टेट लैंड वेस्ट हो गई थी, बिग लैंडर या स्टेट लैंड जिनके कब्जे में उस वक्त थी मालक के, तो जो उसका काश्तकार था उसके तहत भी तो आपने दिए। अग्रणी रिफॉर्म अब भी लागू है, अग्रणी रिफॉर्म एक्ट। आप ये कैसा कानून बना के किस तरह से ये ब्यूरोक्रेसी चल रही है। मैं समझता हूं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और जो ऊपर हायरार्की बैठी है ये दोबारा इसको रिव्यू करें, देखें, ऐसा ना हो कि लोगों के अंदर इंतजार फैल जाए, अनरेस्ट फैल जाए, लोगों के अंदर जो ये इस तरह का ये डराओ धमकाओ ये पड़ा रहा, इसको देखकर लोग परेशान हो जाए। ये देखना चाहिए, क्लैरिफिकेशन करनी चाहिए। गवर्नमेंट खुद 2007 में आर्डर निकाला है कि भाई ये जो मोटेशन रह गई है तो करो, इनकी दोबारा मोटेशन करो। 2007 का आर्डर है मेरे पास, उसके तहत है। आप अगर जिन लोगों की मालकाना हुकूक मिले हुए तो आप उसकी मोटेशन कैसे सेटिस्फाइड कर सकते हो बगैर नोटिस दिए, बगैर सुने? आप उसको एक इनक्रोचर के साथ कैसे डाल सकते हो? इनक्रोच की किसी ने तो वो इनक्रोचर आप मानते हो कि जी कल की 10 दिन की 10 साल पहले की, लेकिन जिसकी जमीन जिसकी मालकाना हुकूक आपको 66 में मिल गई, जिसको आपने टेनेंट एट विल 1958 में मान लिया, आप उसको उसकी जुमरा में कैसे ला रहे हैं? और फिर रोशनी एक्ट के तहत जो जमीन इस वक्त लोगों को दी गई उनका पैसा भी जमा है खजाने में, पैसा वापस नहीं। दूसरा, रिव्यू अभी पेंडिंग है, उसमें स्टेट ने खुद कहा हुआ है कि जी हम छोटे छोटे ड्वेलर्स हैं उनको रेगुलाइज करेंगे, उनके लिए एक पॉलिसी बनाएंगे। तो एक पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। जो बिग फिशेज हैं या जो इंक्रोचर्स हैं या माफिया है लैंड का, वो आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। लेकिन अंडर द गार्ब ऑफ दिस आप ये बलडोजर चला रहे हैं। एक तरफ तो एडवर्स पोजीशन की बात आती है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है वो ग्रेवाल की, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर 30 साल से अगर स्टेट लैंड पर कोई काबज है तो उसको मालकाना, उसको एडवर्स पोजीशन के तहत नहीं आप निकाल सकते, उसको हक मिल जाएंगे, वो मालक होगा। किसी की प्रोप्राइटी लैंड पर है तो 12 साल, परमिसेस है तो उसके 12 साल अपनी से है। तो अगर स्टेट लैंड पर है विदाउट इंटरप्शन, गवर्नमेंट को पता होने के बावजूद, तो अगर 30 साल उसके हैं तो उसको नहीं रोका जा सकता। आप एक जगह वो लागू कर रहे हो, आप गिरवाल वाली जजमेंट लखनपुर से पार, लखनपुर से इधर आपको ये खतरा पड़ गया है कि शायद क्या पता लोग इसका बेनिफिट ना ले लें। पहले आप रिकॉर्ड में एंट्री जो है उसको हटा रहे हो एक साजिश के तहत। किसकी? वो जो इंतकालात हुए, मोटेशन हुई है, गिरदावरियां हुई हैं, उनको हटा रहे हो। जब आपने किसी की गिरदावरी हटानी है तो प्रोसीजर है, प्रोसीजर रूल ऑफ लॉ से होना है। आपने कानून बन गई तो उसके अगर वो कानून जो एस्केप अल्लाह वाली आप कानून मान रहे हो तो फिर केवल कृष्ण को भी मानो। मैं समझता हूं कि ये जो कानून जो ये इख्तियारात इस्तेमाल किया जाए ये बेजा इख्तियारात हैं। ना ही तो लैंड रेवेन्यू एक्ट में इख्तियारात हैं, ना ही अग्रणी रिफॉर्म में ऐसा कोई एक्ट है, ना ही किसी दूसरी कानून के तहत ऐसा इनको अख्तियार है जी कि सो मोटो में जैसे आपको कहा ऑनली फाइनेंशियल कमिश्नर या रेवेन्यू इसका अग्रणी रिफॉर्म का कमिश्नर वो सुन सकता है। और वो भी लिखा हुआ कि सो मोटो वो सुनेगा, लेकिन आर्डर एडवर्स नहीं पास कर सकता जब तक दूसरी पार्टी को मौका ना दे, विदाउट हेयरिंग दी अदर साइड। लेकिन यहां तो डिप्टी कमिश्नर्स के ऐसे आर्डर आ गए जो लोग डर के मारे आगे सामने आते, उनको पता ही नहीं, अपने ही मामले में सो मोटो ही अठाए, ना रिवीजन, ना अपील, ना कोई रिप्रेजेंटेशन किसी की, ना किसी पार्टी ने कोई उसके खिलाफ कंप्लेंट की, सो मोटो ही। अब सो मोटो की पावर तो नहीं है ना, उन्होंने उसको मोटेशन को सेट करने की। अगर आप रिवीजन करनी है तब भी आपको सुनना है, अपील होनी है तब भी आपको सुनना है। आप इस तरह से जो सेटल लॉ है उसको अनसेटल नहीं कर सकते बाय वे ऑफ ए फोर्स, बाय वे ऑफ ए पुलिस फोर्स के जोर जबरदस्ती से। एक तहसीलदार जाता है तो विक्शन ले जाता है, साथ में बड़ी इतनी फोर्स ले जाता है, जाके दिन दिहाड़े मकान दुकान और ज़मीनें वहाँ उसकी वो विक्शन कर देता है। ये कहाँ का राज है? रूल बाय लॉ नहीं होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए।
अब डेमोक्रेसी में रूल ऑफ लॉ ही चलता है जनाब। बिल्कुल रूल ऑफ लॉ चलना चाहिए। अब इसके साथ एक चीज़ हमें ज़मीन एक चीज़ आ जाती है जो गांव में, देहात में, पंचायतों में जो परमिशन जो है वो रिक्वायर्ड कर दी है कंस्ट्रक्शन के लिए, तो उसका भी काफ़ी जो है एडवर्स इफेक्ट जो है वो लोगों की उस पर पड़ेगा। देखिए, ये सरकार 5 अगस्त 2019 को कहती थी कि हम यहाँ दफ़ा 370 के हटाने के बाद और स्टेट को यूटी में तब्दील करने के बाद यहाँ दूध की नदियाँ हम ले आएंगे, रोज़गार इतनी ले आएंगे कि यहाँ 50,000 हमारी नौकरियाँ देते देते सत्यापाल मलिक साहब गोवा चले गए, गोवा से कहीं और चले गए, वो 50,000 नौकरियाँ नहीं मिली। आज हालत ये हो गई है कि हर चीज़ पर टैक्स लग रहा है। जम्मू बन गया है टोल प्लाजा शहर, अंदर आने का भी टैक्स, बाहर जाने का भी टैक्स। जितने शराब का एक्साइज पॉलिसी थी वो बाहर के लोगों की थी। कल परसों स्टेटमेंट आई कि भाई 700 करोड़ का नुकसान हो रहा है। पहले कहा था कि हमें जी इतने 1000 करोड़ का फ़ायदा होगा, अब कहा ये जो नई पॉलिसी हमने बनाई थी तो ये इसमें 700 करोड़। तो फिर फिक्स करो ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसने ये किया? अगर आपने बैरून स्टेट से लोगों को ये देने थे ठेके, तो फिर 700 करोड़ कौन आदमी है, कौन सी वो, उस पर जिम्मेदारी फिक्स करो ना। आज आप कहते हो 700 करोड़ का नुकसान। इसी तरीके से हर दिन आए दिन कोई ना कोई ऐसा कानून आ रहा है। इतना सारा एक्ट बना था, रीगनाइजेशन एक्ट, अब वो इतनी बुक बन गई, ना उसके आर्डर का पता चलता है, ना इन ब्यूरोक्रेट्स को पता चलता है। ये ब्यूरोक्रेट्स रूल्स कर रहे हैं, इनकी लाबियाँ हैं यहाँ पर, 3-4 ऑफिसर की लाबियाँ हैं, 3-4 पुलिस अफसर की लाबियाँ हैं। वो जिस तरह से कोई एडवाइज़र वो मानते नहीं, कोई एडवाइस करते नहीं, जिस एडवाइज़र को निकालना हो तो बस एक छोटा सा लिखा तो कर दिया। यहाँ एरिस्टोक्रेसी चल रही है, ब्यूरोक्रेसी चल रही है, यहाँ कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। ये जो आर्डर जो आपने जिसका जिक्र किया है कि रूरल एरिया से भी, अब इसमें करप्शन और बढ़ जाएगी। आप बताओ ना कि रूरल एरिया में कहाँ वो बेचारा आदमी जाएगा? आपके ये ज़मीन जी स्टेट की ज़मीन है, यहाँ मकान बन रहा है, शेड, मैंने एक मकान बनाना है, दुकान बनानी है, शेड किसी जगह खड़ा करना है, तो भाई मुझे जाके परमिशन लेनी है किससे? उनसे। पर जो आपने मैकेनिज्म बनाया वो तो मुझे प्रोसेस करते 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 सिंगल विंडो तो है नहीं, सिंगल विंडो तो है नहीं। तो आपने ये करप्शन का एक और इजारादारी बना दी। मैं दावे से कह रहा हूं, कोई एक आदमी, कोई एक पंचायत का जमादार, कोई एक डीडीसी मेंबर, एक बीडीसी मेंबर, एक सरपंच आके कह दे कि ये जो प्रोसेस ठीक है और इसमें कोई करप्शन नहीं है, फ्री है, तो लागू करें। लेकिन लोगों को तकलीफ पहुंचाने के लिए, सिर्फ उनको अंगेज रखने के लिए, ताकि गवर्नमेंट की जो नाकामियां हैं उनकी तरफ ना जाए, इधर ही फंसे रहें। तो मैं समझता हूं कि इस तरह के ये तुगलकशाही आर्डर जो हैं ये लागू होने वाले नहीं, और ये लागू करेंगे भी तो इससे करप्शन और बढ़ेगी, बढ़ भी रही है, और लोगों में एक किस्म की अनरेस्ट हो रही है। कहाँ वो आइडेंटिफाई करते फिरेंगे, दौड़ते फिरेंगे, मकान बनाना जी इस कमेटी के पास जाओ, उस कमेटी के पास। आपको अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी बनानी है ना, तो आपको कितना, आपको आधार कार्ड बनाना तो कितनी दौड़ धूप करनी पड़ रही है। बिल्कुल। आपको अगर राशन कार्ड बनाना तो आप बना के दिखाएं। आपको अगर पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत कितने डिपार्टमेंट लाए हुए हैं, आप जाओ नकल ले आओ पटवारी से, आप जाओ ना नकल अपने इंतकाल के ले आओ, आपको वो एक स्पेसिफाइड पीरियड के तहत मिल जाए, नहीं मिल रही। डिस्पाइट दैट लॉ आरटीआई लागू है। यहाँ सब कुछ झूठ बोला गया था कि आरटीआई नहीं है। दो देखिए, आरटीआई भी यहाँ थी 2019 से पहले, यहाँ पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट भी उससे पहले यहाँ लागू था, यहाँ करप्शन एक्ट उससे ज़्यादा स्ट्रेंजेंट था। आज जो करप्शन एक्ट का बनाया था, छोटी छोटी फीसेस को पकड़ रहे हैं, एनआईए की धमकियाँ दी जा रही हैं, जो ईडी की धमकियाँ दी जा रही हैं। अब बताओ कि कोई आदमी अगर बोल ले तो डेमोक्रेसी में देखिए अपोजिशन करना हक है, आईनी हक है ये। अगर आप गवर्नमेंट के खिलाफ या जो रूलिंग पार्टी है उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे तो आप दूसरी बार उस डेमोक्रेसी का फायदा क्या होगा अपोजिशन का? फिर कोई भी अपोजिशन लीडर बोल नहीं सकता, जो बोलेगा उस पर कोई न किसी तरीके से चार्जेस लगवा दिए जाते हैं। यूएपी से लोग डरते हैं, यूएपीए में तो बहुत सारे लोग, ठीक है ये लागू होना चाहिए था सिर्फ मिलिटेंसी के लिए, टेररिज्म के लिए, इसको लागू कर दिया। यहाँ लोकल जो भी आप बोलता है, गवर्नमेंट का बोलता है, बात लगाओ जी यूएपीए। और कोई भी पुलिस कप्तान जाता है, एसएचओ जाता है, थानेदार जाता है, या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जाता है, तहसीलदार, तो जनाब उसके आगे पीछे पुलिस होती है, तो लोग डर के हमारे सामने नहीं आते। ये इस वक्त रूल ऑफ लॉ नहीं चल रहा है, बल्कि एक किस्म की एरिस्टोक्रेसी चल रही है, यहाँ ब्यूरोक्रेसी चल रही है।
बजाय डेमोक्रेसी। और एक आखिरी जो लोग इसके अग्रीव्ड हैं, हम मान सकते हैं, उन लोगों के लिए क्या आप पैगाम जो देना चाहेंगे? देखिए, मेरा ये गुजारिश है, मेरी गुजारिश तो पहले रहेगी जो हेल्म ऑफ अफेयर में चीफ सेक्रेटरी साहब से और जो बड़े ऑफिसर्स हैं और ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, इवन होम मिनिस्टर साहब से भी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर यहाँ डायरेक्ट डील कर रही है। देखिए, एक रिव्यू करने की ज़रूरत है। ये जो ऊपर ऊपर बातें बताई जा रही हैं ना, फाइल टू फाइल, ब्यूरोक्रेसी टू ब्यूरोक्रेसी, देखिए अगर लूली लंगड़ी भी सरकार होगी ना, वो जवाबदेह होती है लोगों की। अगर एलजी साहब ने पूछना है तो वो पूछेंगे किससे? चीफ सेक्रेटरी से किसी मामला के बारे में। चीफ सेक्रेटरी क्या करेगा? डीसी को डायरेक्ट फ़ोन करेगा। डीसी किससे पूछेगा? तहसीलदार। तहसीलदार किसको पूछेगा? नंबरदार को। नंबरदार चौकीदार रिपोर्ट दे देंगे, लिख देंगे कौन सी वो फाइल टू फाइल ऊपर सारी बातें ठीक जा रही हैं। यहाँ हेल्म ऑफ अफेयर में मेरी अपील उनको है कि इसमें एक रिव्यू करने की ज़रूरत है। इस तरह से अनरेस्ट फैलेगी। जो जेन्युइन केसेस हैं, रूल ऑफ लॉ के तहत ही उनको प्रोसीड किया जाना चाहिए, बगैर सुने, बगैर मौका दिए। उनके म्यूटेशंस, उनके इंतकालात, उनकी वो नहीं ख़त्म हो जाने चाहिए। आप अगर एक सेक्शन को रिटेन रख रहे हैं, दूसरी सेक्शन को आप हटा रहे हैं, ये तो डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, आर्टिकल 14 की खिलाफ वर्जी है। और मैं समझता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसकी खिलाफ वर्जी भी है। जिन लोगों के वेस्टेड राइट हैं, आप उनको अफेक्ट कर रहे हो, और अब बगैर मौका दिए लोगों को अफेक्ट कर रहे हो। ये नोटिस जो दिए गए हैं लोगों को, ये सिर्फ उनको डराने धमकाने नहीं, ये करप्शन का एक सिस्टम बनाया जा रहा है। और जिसको एलजी साहब को नोटिस लेना चाहिए, चीफ सेक्रेटरी साहब को नोटिस लेना चाहिए, मेरा इतना कहना है। और आवाम जो इसकी अफेक्टेड है, मैं आवाम से भी अपील करूंगा कि आवाम पुरअमन तरीके से कानून को बालादस्ती को मद्देनजर रखते हुए यकीन करें जुडिशरी पर, यकीन करें जुडिशल सिस्टम पर, और इसको चैलेंज करें। जहां जहां पर भी उनके राइट इस तरह से यकतरफा तौर पर बगैर सुने, बगैर मौका दिए उनकी अगर हकूक को सलब किया गया है, म्यूटेशन को ख़त्म किया गया है, या एंट्री यहाँ उनके रिकॉर्ड में डाली गई है, तो वो कापी लें, नकल लें। और ये जो 100 मोटो क्या आप बैठे हुए हैं अपने अपनी जगह, सबके रिकॉर्ड ख़त्म कर दिए गए और वो ले आए। ये रिकॉर्ड एक साजिश के तहत, ताकि जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है शेड्यूल ट्राइब के लिए उनको लागू ना हो। दूसरी जो कमेटियां बननी थी उनको ना, इसलिए उनसे पहले ही, लागू करने से पहले ही ये रिकॉर्ड हटा दिए गए। और वो उन रिकॉर्ड की कापियां लें और उनके लिए आपने जो म्यूटेशन सेट की हुई है उनको चैलेंज करें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास। कहें भाई ये किस तरह से चल गया, मुझे सुने बगैर, मुझे मौका दिए बगैर। इसलिए सोए नहीं आप कानून को आपने हाथ में लेने के बजाय, या कानून को पता लगने के बाद अगर अपने राइट पर सो जाएंगे, तो फिर आपको 2 साल 4 साल के बाद ये राइट नहीं मिलेगा। आपको इस वक्त राइट है कि अपने हकूक को जागने की ज़रूरत है, उस पर सोने की ज़रूरत नहीं। आप जागें और अपने हकूक को सलब ना होने दें। और अगर आप इस डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेटिक सिस्टम में और रूल ऑफ लॉ की बहाली के लिए अगर आप अपना सामने आते हैं, तो आपको तो वेलकम है, कानून भी वेलकम करता है। तो लिहाजा अगर चुप करके बैठेंगे तो फिर आप जो जल्दी मल्दी जितने रोते रहो, ये नहीं करते। बिल्कुल। ये थे हमारे साथ जनाब एमआर कुरैशी साहब। तफसीलन इन्होंने बात जो है वो उन तमाम पहलुओं पर रखी कि जो खासकर पूरी रियासत में और बिलखुसूस राजौरी और पुंछ में जिस तरह से एविक्शन आर्डर्स हो रहे हैं और सो मोटो तरीके से उनकी जो है वो म्यूटेशन का हटाया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वो कानून की रोशनी में सही है या नहीं सही है। इसके लिए आवाम को बहुत हद तक जो है वो आगे आना पड़ेगा और कानून का ही सहारा लेकर के अपने जो है वो अपने राइट्स को, अपने जो हकूक़ को जो है वो बचाना पड़ेगा। यही सही वक्त है। अदरवाइज़ ऐसा होगा कि कुछ सालों के बाद जैसे बताया कि ये वो उनका हक जो है वो बाकी नहीं रहेगा। तो इसी तरह से जिस तरह से इन्होंने भी कहा कि जितने भी जो कलेक्टर्स हैं या रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, उनको भी ज़रूरी चाहिए कि वो आवाम को सुने, उनको जो है उनको अपनी बात रखने का पहले मौका दें और उसके बाद जो है वो फैसला अगर कोई करते हैं तो किया जाए। तो मैं इसी उम्मीद के साथ कि तमाम जो ये बातें आप लोगों के तक हम पहुंचाने में कामयाब हुए हैं और आप लोग इस पर जो है वो पूरी तरह से सोचेंगे और उसके बाद कोई कदम उठाएंगे। तो मैं एमआर कुरैशी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए आप लोगों से लेता हूँ इजाज़त। खुदा हाफ़िज़। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।